देखिए सर, ये अगला टेस्ट भी जो है आपका मिक्स क्वेश्चन का ही लिया है मैंने। ठीक है, आइए करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, पहले पढ़िए इसको। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है हमसे, देयर आर टू लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ओवर द आउटसाइड इज। मतलब बाहर की तुलना में अंदर का दाब जो होगा अधिक किस में होगा, कह रहा है ना, है ना। किसी लिक्विड की दो बूंदों की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं, डिफरेंट हैं, देखो, है ना। तो बाहर की तुलना में बूंद के अंदर अधिक दाब कौन सी बूंद की होगा, डिफरेंट रेडियाई हैं। डिफरेंट रेडिया मतलब एक का रेडियस कम है, एक का रेडियस ज़्यादा है। तो अब आपको इसका रिजल्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 4T अपॉन R होता है सर। यहाँ पे R किसको डिनोट करता है, रेडियस को। ठीक है, स्पेरिकल बूंद है ना, बूंद स्पेरिकली होगी, लिक्विड ड्रॉप जो होगी आपकी स्पेरिकली होगी। ठीक है, तो एक ड्रॉप ये है जिसका रेडियस ये है, इसको ले लेता हूँ मैं R1। दूसरा ड्रॉप ये है जिसका रेडियस है R2। अब आप खुद ही देखो, ये डिनोमिनेटर में है, जिसका रेडियस ज़्यादा होगा उसके लिए प्रेशर जो होगा आपका कम होगा। तो ये अधिक कह रहा है ना, तो इसका मतलब जिसका रेडियस क्या होगा, जिसका रेडियस स्मॉल होगा तो उसका ये प्रेशर जो होगा आपका वो अधिक होगा। मोर इन ए स्मॉल ड्रॉप, मतलब प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, है ना, दाब अधिक किस में होगा, छोटी बूंद में अधिक होगा। क्यों, क्योंकि रिलेशन अपोजिट का है, देखो ये। ठीक है, आर रेडियस को डिनोट करता है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का क्वेश्चन है। तो ज़रा सा मैं आपको ये बताऊँ तो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये कह रहा है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में नीचे जो आपको ये रिजल्ट दे रखे हैं इनको आप पढ़िए, उसके बाद जो गलत है जो सही है उसको छांटिए, कह रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पढ़िए, बोथ द आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप आर कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंसेज कह रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है चेक करो, कह रहा है। ठीक है ना, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है वो चेक करो, कह रहा है। सर मैं आपको एक इसमें रिजल्ट समझाता हूँ, तो आप वहाँ से सारे आपको इस क्वेश्चन को पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो तब भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये समझिए आप कि जो माइक्रोस्कोप है, मैं माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ, माइक्रोस्कोप की बात कर रहा हूँ। तो माइक्रोस्कोप को आप मैग्नीफायर या माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस का होता है, ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस का, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरी चीज़ देखिएगा, और फोकल लेंथ इसकी क्या होगी, स्मॉल फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, माइक्रोस्कोप के बारे में बता रहा हूँ मैं। और जो मैग्नीफिकेशन होता है ना सर, इसका मैग्नीफिकेशन का जो रिजल्ट होता है वो होता है m=1+d/f। इसका मतलब जब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसको देखो, द मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीज विथ इंक्रीज द फोकल लेंथ। जब आप फोकल लेंथ को इंक्रीज करोगे, तो मैग्नीफिकेशन तो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या कहना चाह रहा है, मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस, माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो ये गलत हो गया, ये जो ऑप्शन हो गया ये तो गलत हो गया। इसका मतलब चार जिसमें है वो ऑप्शन तो गलत हो गया, ये और ये तो कट गया। ठीक है, ये दो ऑप्शन कट गए। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे वाले ऑप्शन को देख लेता हूँ तो पूरा क्वेश्चन बन गया। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज लार्जर देन फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीसेस। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड वाला। ठीक है, अगर सेकंड करेक्ट है तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है जिसमें सेकंड है। तो अब आप इसको ऐसे ही टिक कर लेंगे। अब आप पढ़ लो इनको, तीन के तीन स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड
आपके पास 3 के 3 स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएंगे सर, सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये सिंपल सा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ए करंट कैरिंग वायर इज नोन टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर, द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स में बी डिस्क्राइब्ड बाय। मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स आपको निकालनी है, किसके द्वारा आप डिस्क्राइब करेंगे लाइन ऑफ फोर्स को? तो सर वो राइट हैंडेड थंब रूल होता है। राइट हैंडेड थंब रूल से आप डिनोट करते हैं। राइट हैंड थंब रूल चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, दोनों के लिए आप राइट हैंड थंब रूल से ही ये करंट को मेजर करेंगे सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इफेक्ट अकर ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम इफ इट इज टेकन फ्रॉम अर्थ सरफेस टू डीप इनटू द माइन। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आपको मैंने बता रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। एक ग्रेविटेशन भी यूज़ हो रहा है इसमें, और दूसरा T बराबर 2πL/g होता है ना। अब आप ध्यान दो, जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर को जाते हैं चाहे अर्थ सरफेस से नीचे को आते हैं, तो ये जो g होता है ना सर, हमेशा डिक्रीज करता है, चाहे ऊपर को जाएं अर्थ सरफेस से चाहे नीचे को आएँ। इसका रिजल्ट भी मैंने बता रखा। और सेंटर पे जाओगे तो सेंटर पे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो यदि सरल लोलक को, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, यदि सरल लोलक को पृथ्वी की सतह से किसी गहरी खदान में ले जाया जाता है तो उसका दोलन काल क्या होगा। देखो इसका मतलब नीचे ले जा रहे हो तो जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सर जी डिक्रीज होगा तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो टोटल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज नहीं हो जाएगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कोई ऑप्शन है इसमें? यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही है। ए कार इज़ मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मैंने आपको ये क्वेश्चन वहाँ भी बताया था। एक तो वर्ड वहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल समझाया था, दूसरा आपको ये देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट है। कार मूविंग अलोंग स्ट्रेट हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल रोड विथ ए स्पीड v0 स्पीड से मूव कर रही है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू हो जाए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच कार स्टॉप्ड। तो वो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू सर होता है v0 का स्क्वायर। वेलोसिटी अगर वेलोसिटी v0 दे रखी ना, तब कह रहा हूँ मैं, v0 का स्क्वायर अपॉन 2μg होता है सर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो आपका v0 का स्क्वायर अपॉन 2μg इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। अगर अगले क्वेश्चन में हम आते हैं तो देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L, मास ऑफ बॉब M इज गिवन बाय T। ठीक हो गया, T से देते हैं आप उसको। इफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 4L एंड मास ऑफ बॉब इज 2M। ये क्वेश्चन भी करा रखा है मैंने। T इज इक्वल टू 2π√L/g। किस किस का इफेक्ट पड़ता है टाइम पीरियड में, पढ़ा रखा है आपको। मास का तो नहीं पड़ता है, मास कुछ भी ले लो आप। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल पढ़ाया था इससे पहले 2-3 लेक्चर आप पीछे देखना कि एक झूले में 2 बच्चे, एक लड़की झूला झूल रही है, अगर कोई दूसरी लड़की आके बैठ जाती है यहाँ पे तो उसके टाइम पीरियड के क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम में मैंने बताया था कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि मास का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। लेंथ का पड़ रहा है देखो ये, तो फॉलोइंग न्यू टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। ये टाइम पीरियड था, अब हम नया टाइम पीरियड को T' से डिनोट कर देते हैं 2π√, अब L की जगह पे क्या हो गया 4L/g। तो ये 2 बाहर ले लो आप और अंदर क्या बचेगा 2π√L/g ही बचेगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2T बन जाएगा। तो T' इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 2T बन गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर इसका, ऑप्शन 2T आ जाएगा इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा कहने का मतलब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। ऑन हीटिंग द लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली क्या होगा। देखो
जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशनशिप होता है सर, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ख़त्म कहानी। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे, हीटिंग मतलब टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ किया तो अपने आप ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सर, इसका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में रेशियो निकालना है पीक वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू का। हम जानते हैं आई आर एम एस, ये क्वेश्चन भी पक्का कराया होगा मैंने आपको। आई आर एम एस जो होता है आई नॉट अपॉन √2 होता है। तो हमें किसका रेशियो निकालना है? द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आर एम एस वैल्यू। पीक वैल्यू ये होती है और आर एम एस वैल्यू आपको क्या दे रखी है? आई आर एम एस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा सर? √2 हो जाएगा। देखो ऑप्शन में ये भी दे रखा है, ये नहीं होगा, कंफ्यूज करने के लिए दे दिया उसने। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? सी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसने बोला क्या है? पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का रेशियो कह रखा है, न कि आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू का। ठीक है, अगला देखो, ये कह रहा है द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। सर ध्यान दीजिएगा, इम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने टॉपिक में पढ़ा रखा है, आपको पीछे थ्योरी आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। इम्पल्स का मतलब जैसे एक ट्रक आ रहा है, देखो मैं छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ भूसे का ढेर है, अगर ट्रक भूसे के ढेर से टकराएगा तो सीधे अंदर चला जाएगा। भूसे की ढेर की जगह पे यहाँ पे अगर मैं एक दीवार रख देता हूँ तो ट्रक टकराएगा, तो जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो फोर्स लग रहा है इसमें, वही क्या होता है? इम्पल्स कहलाता है। इसी प्रकार बॉल, मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, फुटबॉल को आप एक तो पाँव से मार मार के इस तरीके से ले जा रहे हो, एक तो ये है। दूसरा, फुटबॉल को आप आए सीधे पाँव से किक मारी, इसको ये उछल के यहाँ चलेगी। तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो फोर्स लग रहा है उसमें, उसको क्या कहते हैं आप? आवेग कहते हैं या इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स की अगर मैं बात करता हूँ सर, तो इम्पल्स को कैसे डिनोट करोगे? शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मैंने कहा, तो आवेग इम्पल्स को, अगर मैं इम्पल्स को आवेग की अगर आपसे बात करूँ, आवेग अगर लिखूँ तो क्या लिखोगे आप इसको? एफ इंटू टी। एफ इंटू टी, तो एफ क्या होता है? एम इंटू ए। निकालने का तरीका भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है। एम इंटू ए, एम मास एम इंटू LT-2 एसिलेशन आप जानते हैं, इंटू टी हो गया ये। ठीक है, टी हो गया मतलब, तो ये MLT-1 आ गया, MLT-1 आ गया। ठीक है, इसका तो डायमेंशन ये है। अब आप देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P = M इंटू वी। एम क्या होता है? मास M इंटू LT-1। देखो ये भी सेम आ रहे हैं ना। तो ये कह रहा था आवेग की बीमा यही हो जाएगी। और उनका तो आप आराम से निकाल सकते हैं ना, एंगुलर मोमेंटम का अलग आएगा, रेखी संवेग का आएगा। ठीक है, तो आगे देखिए आप, एंगुलर मोमेंटम की भी निकाल सकते हैं। V बराबर R ओमेगा से निकाल लिया आप। ठीक है, ओमेगा की निकालेंगे तो ओमेगा की भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ए सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। देखो सिंपल पेंडुलम को आप इक्वेटर से पोल की ओर ला रहे हैं। पहली बात समझिए, जब हम इक्वेटर को जाएंगे, जब हम इक्वेटर को आएंगे, दो चीज़ों को समझिए आप पहले। मतलब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे G का मान मिनिमम होगा सर इक्वेटर पे। और जब हम यहाँ से इक्वेटर इक्वेटर पे, जब हम पोल पे G मिनिमम होगा। इक्वेटर पे आ रहे होंगे तो इक्वेटर पे G क्या होगा सर? मैक्सिमम हो जाएगा। ये हो क्या रहा है इसमें? पेंडुलम को आप कहाँ ला रहे हैं? इक्वेटर टू पोल ला रहे हैं, मतलब यहाँ से अंदर को ला रहे हैं। तो G क्या हो रहा है? G डिक्रीज कर रहा है। तो G डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड, अभी ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ा रखा है इसी तरीके का, 2π√L/G होता है। जैसे ही G डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड T क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। दो क्वेश्चन हो गए, आप इसके लिए भी निकाल सकते हैं, मैंने इक्वेटर के लिए बढ़ा दिया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? टाइम, ए सिंपल पेंडुलम इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से पोल को ला रहे हैं ना, तो G इंक्रीज करेगा। इक्वेटर से पोल को ला रहे हैं ना, तो G इंक्रीज करेगा। G इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ को ले जाते तो G उस केस में ये वाला पोर्शन आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर? डिक्रीज कर जाएगा।
टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ए बॉल बैलेंस्ड ऑन वर्टिकल रॉड इज एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर सर पर संतुलित गेंद किसका उदाहरण है, अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम का उदाहरण है। ठीक है सर, अनबैलेंस्ड इक्विलिब्रियम का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए लॉन्ग ड्राई हेयर ब्रश्ड, ठीक है, द स्टैंड ऑफन मूव अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज वाइल ऑफ ब्रशिंग। ब्रशिंग मतलब कंघा जब आप करते हैं ना, जब लंबे सूखे बाल जो होते हैं उनको आप कंघा करते हैं, ब्रश की जगह कंघा करते हैं, तो जो स्टैंडर्ड का मतलब उसकी जो तीलियां होती हैं अक्सर एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रश करते समय, ब्रश मतलब बाल को कंघा करते समय क्या होता है, सूखे बालों की बात कर रहा है, सूखे बालों की बात कर रहा है। तो ये चैप्टर 1 है, एनसीईआरटी आप जब खोलेंगे ना तो पहला चैप्टर क्लास 12th का, उसके पहले पन्ने में ही ये क्वेश्चन दिया होगा इसी तरीके से। तो होता क्या है वो किस, ये एग्जाम्पल किसका है, होता क्या है इसमें, ठीक है, आप बताइए। पहले ही पेज में आप देखेंगे इसको, तो इसमें क्या होता है, जो आपका चार्ज होता है ना वो इंड्यूस्ड चार्ज हो जाता है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज आर बीइंग इंड्यूस्ड ऑन हेयर, तो हेयर में इंड्यूस्ड चार्ज मतलब आवेश प्रेरित किए जाते हैं। तो ये चैप्टर फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है ना हेयर पे, इसलिए ऐसा होता है, वो बाल साइड वो चले जाते हैं कंघी के ब्रश। ठीक है, देखिए लैंप यूज्ड फॉर हाउस होल्ड लाइटिंग आर कनेक्टेड। देखिए लैंप को, जब आप लैंप को देखो, जो घरों में मालाएं होती हैं, दिवालियों में जो मालाएं लगती हैं ना, माला लगाते हैं आप, अगर माला को आप इस तरीके से लगाएंगे तो होगा क्या, इस तरीके से, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, बताया था मैंने आपको, एंड टू एंड जो कॉम्बिनेशन होता है उसे सीरीज कहते हैं। जैसे ही आप सीरीज में लगाएंगे, जो करंट जारी यहाँ से वही करंट आगे को जाएगी, एक बार भी ब्रेक होगी ना सब में आगे को जाएगी नहीं करंट। इसका मतलब ये सीरीज तो कॉम्बिनेशन होता ही नहीं इनकी है। जो घरों में माला होती हैं या फिर शादियों में जो माला लगाई जाती है, लाइटनिंग की जाती है, उनका हमेशा कॉम्बिनेशन कैसा लगाया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगता है, न कि सीरीज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। सीरीज में होता तो वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्थिर बम धमाके के साथ दो बराबर भागों में बढ़ जाता, क्या कह रहा है, ए सेल, स्थिर पता नहीं क्या लिखा है, ए सेल इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेस इक्वल मास। कोई सेल था, वो 2 इक्वल मास में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2 पार्ट में, मान लेते हैं इसका मास m था, तो मास m/2 और m/2 ये होगा। तो होता क्या, जब टकराता है ना, जब ये टूटेगा तो इसमें होता क्या है, एक यहाँ को जाएगा, एक यहाँ को जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब जो आपका लीनियर मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहता है, वो क्या होता है, mv के बराबर होता है। तो इसका मतलब m आपका इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी इक्वल मास, इक्वल पार्ट में कह रहा है ना, 2 पीसेस ऑफ इक्वल मास कहा है उसने। इक्वल मास मतलब मान लेते हैं ये m था तो m/2 हो गया, तो p कंजर्व रहेगा, तो ये वेलोसिटी भी आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे कंजर्व रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ, होता क्या है, वो मूव विद सेम वेलोसिटी, बिल्कुल सही है, वेलोसिटी भी सेम होगी ना, तभी तो p कंजर्व रहेगा। तो मूव विद सेम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी भी वहाँ पे इक्वल होगी ना, कंजर्व रखने के लिए, मूवमेंट्स को कंजर्व रखने के लिए, तभी तो कहानी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कह रहा है। ठीक है, इसमें करेक्ट कौन नहीं है कह रहा है। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉनकेव मतलब क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है r, वो 2 इंटू फोकल लेंथ के बराबर होती है, 2 इंटू फोकल लेंथ के बराबर होती है, इज ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन तो करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद सी को देखते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। यस सर,
प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, डेंस से ना जब पानी से एयर में आएगा डेंस से, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंट, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो इसका मतलब यही गलत होगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका रॉन्ग हो जाएगा सर, ठीक। तो ये क्या था, लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन तो आप जानते ही हैं, पावर फैक्टर कॉस पाई, ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ आपको। पावर फैक्टर इन LCR सर्किट, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, पावर फैक्टर मैक्सिमम कब होगा, जब XL बराबर XC होगा, क्योंकि फिर उसके बाद जो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है ना, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी तो प्योरली रेजिस्टिव आ जाएगा। तो प्योरली रेजिस्टिव आने पे होता क्या है, इसमें टाइम लैग, मतलब वो फेज डिफरेंस क्या होता है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। हमने प्योरली रेजिस्टिव पढ़ा था, प्योरली कैपेसिटिव पढ़ा था, इंडक्टिव पढ़ा था। तो रेजिस्टेंस में जो करंट और EMF दोनों होते हैं जो एक ही फेज से चलते हैं वो, ठीक है, उनमें टाइम लैग नहीं होता है करंट और EMF के बीच में। तो इसका मतलब प्योरली रेजिस्टिव हो जाएगा। तो प्योरली रेजिस्टिव का मतलब ये जो फाई हो जाएगा ना, फाई वो जो चेंज इन फाई होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब पावर फैक्टर मैक्सिमम किस केस में होता है सर, जब XL बराबर आपको क्या मिल जाए, XC मिल जाता है, तभी ये पावर फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है इसमें, देखिए, कंसीडर द स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दे रखा है अबाउट विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के रिस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट दे रखा है। तो इस स्टेटमेंट को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए, क्या क्या विजिबल लाइट के रिस्पेक्ट में दे रखा है ना, होता क्या है विजिबल लाइट के रिस्पेक्ट में। अच्छा इसके लिए मैंने एक पिक्चर बनाई थी यार, इसको मैं इस क्वेश्चन को अगले लेक्चर में लेता हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसको अगले लेक्चर में लेके आपको बताता हूँ मैं, ठीक है। विजिबल लाइट और जो आपकी इंफ्रारेड लाइट्स होती हैं उनके बीच में किसकी ओर को रेडियो वेव से हम स्टार्ट करते हैं लास्ट तक। तो लैम्डा जो होती है आपकी इंक्रीज़ करती है यहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिक्रीज़ करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, ठीक है। वो पिक्चर वाइज मैं आपको पूरा ढंग से समझाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले लेक्चर में कराता हूँ इस क्वेश्चन।